चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है ये क्या चल रहा है चैप्टर देखिए, साइड में कोने में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। भारतीय कला का परिचय। चैप्टर क्या है? आसनस्थ बुद्ध सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है। बुद्ध की जो प्रतिमा है उनकी बात हो रही है। तो फिगर आप एक बार देख लीजिए, फिगर कैसे बना हुआ है। ये देखिए बुद्ध जी कैसे बैठे हुए हैं, है ना। इनके हाथ का जो है देखिए ये सब थोड़ा सा जो है, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वाला फिगर क्योंकि आगे डिस्कस होगा तो इसलिए थोड़ा सा जो है इसमें आप जो है अटेंशन में रखेंगे। बाकी इनके हाथ का जो स्थिति क्या है, पीछे जो बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है देखिए, ये पीछे जो है कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरह से पैर की स्थिति, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा नीचे जो है इसके फिगर में इसमें कुछ बने हुए लोग हैं, मतलब ये सब डिस्कशन आगे होगा। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा अभी से ही ध्यान रखना है। हाँ, फिगर को देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि अभी इसकी चर्चा होगी तो हो सकता है आपके दिमाग में इमेज बनाने में दिक्कत हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, है ना। चलिए, बुद्ध की यह प्रतिमा ईसा की 5वीं शताब्दी, जैसे ही समझ में आया टाइम लाइन ध्यान रखिए, टाइम लाइन ध्यान रखिए। क्या? ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की, मतलब उसके उत्तरार्ध मतलब समझ रहे हैं ना, उसके जैसे होता है उत्तरार्ध होता है, एक पूर्वार्ध होता है, इस तरह से आधे मतलब आधा जब बीत जाए, 50 साल बीत जाए तो उसके बाद जो टाइम होता है उसको उत्तरार्ध बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि बुद्ध की यह प्रतिमा ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। जो कौन सी प्रतिमा जो पीछे दिखाए थे, जो सारनाथ से मिली है। कहाँ से मिली थी? सारनाथ से। और अब सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में सुरक्षित है। सारनाथ बुद्ध से बहुत करीबी मामला है उनका, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ के बारे में चर्चा हो रही है तो ये ध्यान रखिए। और थोड़ा सा भी अगर आप पीछे के एनसीईआरटी पढ़े होंगे या मतलब कुछ भी बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सारनाथ का है कि जहाँ पर उन्होंने शायद पहली बार लेक्चर दिया था, याद है आपको, है ना। ठीक है, अब पहले बात करते हैं प्रतिमा के बारे में, चर्चा क्या क्या होती है ना। क्या है कि यह चुनार के बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर ध्यान रखिएगा, यह चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। इसमें बुद्ध का पद्मासन, कौन सा आसन? पद्मासन, ध्यान रखिएगा, लगाए हुए सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है, ठीक है। यह धर्म चक्र प्रवर्तन, ये वाला लाइन धर्म चक्र प्रवर्तन शब्द, ठीक है, के प्रसंग का प्रतिरूपण है, जैसा कि सिंहासन पर बैठी हुई अन्य आकृतियों में देखा सकता है, ठीक है। बीच में एक छात्र और 2 हिरण, पॉइंट, बीच में एक छात्र और 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाए गए हैं, मानव आकृतियों के साथ दिखाए गए। इस प्रकार इस ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चलिए, बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण है। किसका? जो प्रतिमा भी दिखाएं वो जो है सारनाथ शैली, मतलब सारनाथ की अपनी एक शैली है, ये तो उसका उदाहरण है। शरीर पतला, अब फिगर जो प्रतिमा दिखाई गई थी उसके बारे में चर्चा हो रही, ठीक है। शरीर पतला और संतुलित है, शरीर पतला है और संतुलित है, लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया है ना। पतला है, संतुलित, बात ठीक है, लेकिन कुछ जो है लंबा दिखाया गया है। बाह्य रेखाएं सुकोमल, बाह्य रेखाएं जो आउटलाइन होता है ना इनके उसका, तो वो सुकोमल और अत्यंत लयबद्ध है, ठीक है। फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। चित्र के स्थान में दृश्य संतुलन बनाने के लिए, किसके लिए? दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुड़ी हुई टांगों को सीधा दिखाया गया है। किसके लिए? मुड़ी हुई जो टांगे हैं उनको क्या करके सीधे दिखाया गया है, ठीक है। अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है और एकीकृत आयतन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पारदर्शी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए पैर का ये फिगर आप देख ही रहे हो, ये वाला फिगर जो है पैर का जो निशान है, मतलब निशान कर रहा हूँ, ये वाला भाग ये है ना। तो ये इसी बात हो रही थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, चेहरे के बारे में कुछ डिस्कशन है कि चेहरा गोल है, आंखें आधी मिची हैं, नीचे का होठ आगे बढ़ा हुआ है। क्या बात है, मतलब इस तरह से लिखा जा रहा है। एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी, ऐसा नहीं एनसीईआरटी, है ना, कुछ तो खासियत है ना एनसीईआरटी की, मतलब इस तरह से लिखा गया है कि नीचे का होठ आगे बढ़ा हुआ है। कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त पहले वाली प्रतिमाओं की तुलना में कपोलों की गोलाई कम हो गई है, मतलब जो कपोलों जो गाल हैं उनकी जो गोलाई है वो क्या हो गई? कम हो गई है, ठीक है।
हाथ धर्म चक्र प्रवर्तन, हाथ जो है धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में छाती से नीचे रखे दिखाए गए हैं, जो है छाती से नीचे रखे दिखाया गया। ठीक है, किस किस मुद्रा में? धर्म चक्र प्रवर्तन, ये पॉइंट था, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, उसके बाद क्या है? गर्दन, गर्दन कुछ लंबी है, गर्दन कुछ लंबी है, इस पर दो कटी रेखाएं हैं जो बलन मतलब मोड़, बलन की सूचक हैं। उछड़ी गोलाकार घुंघराले केसों से बना है। क्या? उछड़ी जो मतलब बाल का जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा हो रहा है, वो गोलाकार घुंघराले केसों से बना हुआ है। ठीक है, प्राचीन भारत में मूर्तिकारों का उद्देश्य सदैव बुद्ध को एक ऐसे महामानव के रूप में प्रस्तुत करना था जिन्होंने निर्वाण, अभी निर्वाण का मतलब यही से यूपीएससी खेलता है शब्दों से, निर्वाण यानी क्रोध एवं घृणा से छुटकारा प्राप्त कर लिया था। निर्वाण की जब बात है कि निर्वाण क्या है, निर्वाण की जब बात है निर्वाण क्या है, तो निर्वाण यानी क्रोध एवं घृणा से छुटकारा प्राप्त कर लेना। तो ये स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है सिंहासन के पृष्ठभाग को एक संकेंद्रिक वृत्त में भिन्न भिन्न फूलों और बेलों के नमूनों से अत्यंत अलंकृत दिखाया गया। जो पृष्ठभाग सिंहासन जो था उसका जो पीछे वाला भाग है ना, उसकी बात हो रही है। तो उसमें क्या है कि एक संकेंद्र जिसका वृत्त जो है मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, है ना, ऐसे वृत्त कई वृत्त होते हैं जिसका केंद्र एक ही हो, उसको संकेंद्र बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए। प्रभामंडल जो पीछे बना होता है, सर के जो पीछे बना होता है प्रभामंडल, प्रभामंडल का केंद्रीय भाग सादा समतल है, यहाँ कोई सज्जा नहीं की गई है। ठीक है, इससे प्रभामंडल देखने में बहुत प्रभावशाली बन गया है ना, प्रभामंडल देखने में बहुत प्रभावशाली बन गया है। उसके बाद क्या है? देखिए ये सब चीज़ बताए हुए हैं ना, शब्दों का ऐसा था नहीं सब शब्दों को बार बार वही कह रहे हैं हम, है ना, कि एक्सप्लेन करते रहते फिर तो हो चुका है एक ही बात, एक चीज़ बार 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 कर दो, है ना मतलब इस तरह चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रभामंडल के भीतर और सिंहासन की पीठ पर की गई सजावट कला शिल्पी की संवेदनशीलता और विशेष सज्जा के चयन की सूचक है। ठीक है, इस काल की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमाएं, इस काल की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमाएं सतह और आयतन, क्या बात है, सतह और आयतन दोनों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त कोमलता दर्शाती, मतलब कहना बार बार वही चाह रहे हैं, कोमल सुकोमल, यही घूम घूम के आ रहा है ना, याद रखिएगा। अंग वस्त्र की पारदर्शिता शरीर का हिस्सा बन गई है, अंग वस्त्र पहने हुए हैं, है ना, जो लपेटे हुए हैं, उनकी बात हो रही है। ऐसा परिष्कार आने में काफी समय लगा होगा और ये लक्ष्य आगे भी जारी रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि सारनाथ में खड़ी मुद्रा वाले बुद्ध की और भी बहुत सी मूर्तियां मिली हैं जिनका वस्त्र पारदर्शी दिखाया गया है, गति एक समान है तथा उन्हें धर्मराज का स्तूप के चारों ओर अलग अलग उकेरा गया है और ये सारनाथ के संग्रहालय में रखी हुई हैं। ठीक है, इनमें से कुछ तो अकेले बुद्ध की हैं और कुछ में बुद्ध को बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि, पद्मपाणि में जिसके हाथ में कमल है, वज्रपाणि में जिसके हाथ में वज्र है, के साथ दर्शाया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये वाला कौन सा फिगर था? ये पद्मासन की स्थिति में जो सारनाथ में मिला था। उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन सा? ये देखिए, उसके बाद ये है जिसके बारे में चर्चा होती है, पद्मपाणि बोधिसत्व। क्या है? पद्मपाणि बोधिसत्व, अजंता गुफा संख्या 1, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता गुफा संख्या 1। ठीक है, फिगर देख लीजिए, ये फिगर है, हाथ में क्या लिए हुए हैं? हाथ में कमल लिए हुए हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पद्मपाणि बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये फिगर है, इस तरह से चेहरा वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, सर देख लीजिए। बाकी आगे चलते हैं, कहाँ पर ये है अजंता की गुफा में। कहाँ पर है ये? अजंता की गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है ना। चलिए, यह चित्र गुफा संख्या 1 में पूजा गृह से पहले स्थित, यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में पूजा गृह से पहले स्थित
आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित है। ठीक है, इनमें बोधिसत्व को एक पद्म कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। इनमें बोधिसत्व को एक पद्म मतलब कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके कंधे बड़े हैं, ये चीज देखिए, उनके कंधे जो है बड़े हैं। शरीर में 3 मोड़ है, शरीर में 3 मोड़ है, जिनसे चित्र में गति उत्पन्न हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखिए, प्रतिरूपण सुकोमल है, प्रतिरूपण सुकोमल है। बाहरी रेखाएं शरीर के आयतन में विलीन प्रतीत होती हैं, बाहरी रेखाएं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिससे त्रिआयामिता, 3 डायमेंशनल का प्रभाव पैदा होता है ना, 3 डायमेंशनल, त्रिआयामिता। बोधिसत्व एक बड़ा मुकुट पहने हुए हैं। याद रखिए, मुकुट पहनने से बोधिसत्व, है ना, ये डाउट में आ जाएगा नहीं थे कि नहीं थे, रहे होंगे, मानते हैं रहे होंगे, लेकिन थे मतलब इस तरह की कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। जिसमें विस्तृत चित्रकारी दृष्टिगोचर होता है ना। सिर थोड़ा सा बाईं ओर झुका है। आप फिगर देखे होंगे, फिगर मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख भी रहा था कि जो सिर है वो थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ है। ठीक है, आंखें आधी मिची हैं, आंखें आधी मिची और कुछ लंबी बनाई गई हैं। आंखें जो है थोड़ा हल्का सा मतलब मिचल समझते ना, आंखें जब मिचल आता है मतलब इस तरह से, और कुछ लंबी बनाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब थोड़ा सा और देखिएगा कि नाक तीखी और सीधी है, नाक तीखी और सीधी है। चेहरे के सभी उभरे हुए हिस्सों पर हल्का रंग किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य फिर वही चीज कि त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न करना, 3 डायमेंशनल दिखने लगे। ठीक है, मनकों वाले हार में भी ऐसी ही विशेषता पाई जाती है। कौन से हार, मनका वाला। चौड़े और फैले हुए कंधे शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं, शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये तो सीधे सीधे चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, कहानी बस देखिए, मतलब खुद से आदमी नहीं पढ़ता, बस समझ इतनी आती है, खुद से पढ़ने का चल ठीक पढ़ लेंगे, या बोर हो जाता है, तो इसमें क्या सुनते रहने से और देखते रहने से एक अटेंशन बना रहता है, हाँ हाँ ये लाइन चल रहा है, ये लाइन चल रहा है ना। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा यही है। फिर उसके बाद देखिए क्या है कि रेखाएं कोमल और लयबद्ध और शरीर की परिरेखा को दर्शाती हैं। दाहिने हाथ में कमल पुष्प में, किस हाथ में, दाहिने हाथ में, ध्यान रखिएगा, और बायां हाथ खाली जगह पर बढ़ा हुआ है। बोधिसत्व के चारों ओर अन्य कई छोटी छोटी आकृतियां बनी हैं। ठीक है ना, जो बोधिसत्व बात हो रही है, इनके चारों तरफ कई अन्य जो है छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बाहर की ओर निकले हुए रंगीन खंड चित्र के आयाम में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बोधिसत्व का आगे की ओर कुछ निकला हुआ दायां हाथ आकृति को अधिक ठोस और प्रभावी रूप से गहन बनाता है। ठीक है, धड़ भाग के ऊपर का धागा आयाम दर्शाने वाली शुंडाकार रेखाओं के साथ दिखाया गया है। ठीक है, शरीर के प्रत्येक भाग के चित्रण पर पूरा ध्यान दिया गया है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो दिख ही रहा है। उसके बाद क्या है कि हल्के लाल, भूरे, धूसर, हरे, नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से, हल्के लाल, भूरे, धूसर, हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। नाक का उभार, होठों का कटा हुआ कोना, आगे बढ़ा हुआ निचला होठ और थोड़ी छोटी ठुड्डी सब मिलकर आकृतिक रचना में ठोसपन, एकरूपता का प्रभाव लाने में योगदान दे रहे हैं। मतलब ये देखिए होती है एनसीईआरटी। मैं बार बार कहता हूँ ओरिजिनल पढ़ो, ओरिजिनल पढ़ो। ओरिजिनल का जो मजा है ना, वो मजा डुप्लीकेट में नहीं है ना, कि मैं शॉर्ट में आपको 2 लाइन में एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा भाई। यही मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ कर देखें, खुद लग रहा होगा हाँ कि मतलब मजा है। जो बोलने, इस लिखने की शैली है, शब्दों का चयन है, ये सब जबरदस्त है ना। उसके बाद क्या है, गुफा संख्या 1 के चित्र अच्छी किस्म के हैं और उन्हें ठीक से रखा गया है। अजंता की
अजंता के चित्रों में कुछ प्रकारात्मक और शैलीगत विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता की गुफाओं में कई शताब्दियों के दौरान कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने चित्रण का कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद पद्मपाणि की उपर्युक्त आकृति की, देखिए ऊपर किस बात हो रही थी, पद्मपाणि, हाथ में क्या लिए, कमल लिए, तो पद्मपाणि मतलब उस चर्चा हो रही थी। अब सुनिए आगे कि पद्मपाणि की उपर्युक्त आकृति के दूसरी ओर वज्रपाणि, दूसरी ओर वज्रपाणि बोधिसत्व को चित्रित किया गया है ना। दूसरी ओर किसका चित्र किया है, वज्रपाणि, मतलब जो हाथ में वज्र लिए हुए हैं, है ना। फिगर में कुछ है क्या, रुक जाइए, ये कौन सा है, ये गुफा संख्या 2 है, अजंता का है ना। चलिए चलिए, इस आकृति में भी वो सब चित्रात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं जो ऊपर पद्मपाणि के बारे में बताई गई हैं, जैसे महाजनक, जातक, उमंग जातक आदि, है ना, इनके बारे में। अब देखिए क्या है कि महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर, इंपॉर्टेंट देखिए कि महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर चित्रित की हुई है और यह सबसे बड़ा आख्यान चित्र है। अच्छा, आपको लगता है ना इतना डिटेल हम क्यों पढ़े, हम तो बस नोट्स, शॉर्ट नोट्स ढूंढ रहे हैं। ये मेंस में लिखना होता है भाई साहब, यूपीएससी में, और अगर आप फील नहीं करते आप शब्दों का चयन भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा पल्टा लिख के चले जाएंगे रट करके और लिखेंगे, सिंपल सी बात है, रटा वो चीज़ दिख जाता है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि तथा बोधिसत्वों के चित्रों को इस पवित्र स्थल के अभिरक्षण के रूप में चित्र किया गया। अजंता की अन्य गुफाओं में भी ऐसे ही पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र सर्वोत्तम माने जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पूरा पेज खत्म हुआ, बाकी आगे देखते हैं क्या है। आगे है मार विजय अजंता गुफा संख्या 26, इसको चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।